हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 10th एक्सप्रेस पे। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के वीडियो नंबर 2 यानी कि पार्ट 2। पार्ट 1 जो है चैप्टर 2 का आप लोग यूट्यूब प्लेलिस्ट में जो है अपलोड होगा। तो आप लोग देखिए, चैप्टर 2 का नाम था राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय, और इसका पार्ट 1 जो है आप लोग देख सकते 10th एक्सप्रेस के प्लेलिस्ट में जाके, इकोनॉमिक्स वाले जो है प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आप लोग जो है फर्स्ट नंबर जो है पार्ट 1 जाके वहाँ पे देख सकते हैं। उसके आगे का जो है टॉपिक को रखा गया है। पार्ट 1 में जितना तक पढ़ा दिए थे उसके आगे का जो है रखा गया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। देखिए, हमने जो है चैप्टर फर्स्ट में भी राष्ट्रीय आय के बारे में बताए थे और चैप्टर 2 में भी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है राज्य एवं राष्ट्र की आय। और यहाँ पे हम लोग जो है राष्ट्रीय आय के बारे में भी फिर से हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, और यहाँ पे जो है थोड़ा विस्तार पूर्वक मिलेगा पढ़ने को। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये राष्ट्रीय आय होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम होता क्या है। देखिए, ये क्या होता है, एक वर्ष के अंतराल में, एक वर्ष कम से कम कितना वर्ष, एक वर्ष किसी देश में, एक वर्ष कहने को तो देखिए वित्तीय वर्ष होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरा एक साल हो जाना चाहिए। यानी कि जैसे कि सामान्य जो है कैलेंडर एक साल कब पूरा करता है, 1 जनवरी से पुनः जो है 1 जनवरी का सफर करता है, यानी कि 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 31 जो है दिसंबर तक। लेकिन यही वित्तीय वर्ष का बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। देखिए, किसी देश में जो है एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। कहने का अर्थ ये हो गया कि देखिए, जितना वस्तु का उत्पादन होगा, जैसे हम लोग समझते हैं कि जैसे कि मानते हैं यहाँ पे गेहूं, हम लोग किसका उत्पादन कर रहे हैं? गेहूं का। और गेहूं का अगर हम लोग डायरेक्ट खरीद के खा लिए, गेहूं हम लोग क्या किए, खरीदे और उसको जो है डायरेक्ट हम लोग उपभोग कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय आय में जो है गिनती होगा। वो किस में गिनती होगा? राष्ट्रीय आय में। लेकिन वही गेहूं का बात करें, यदि गेहूं को खरीद के हम लोग जो है क्या करें, पैक करके फिर उसको जो है हम लोग बेचें, और जब तक वो बिक ना जाए तब तक वो जो है राष्ट्रीय आय नहीं कहलाएगा। यानी कि डायरेक्ट अगर बिक जाएगा तो वो राष्ट्रीय आय कहलाएगा, उपभोग हम लोग कर ले। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि कोई भी वस्तु होगा जो उत्पादित होगा, वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। और ये जो है सेवाएं क्या हो गया, तो देखिए डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जितने भी जो हैं ये सभी तो पैसा कमाते हैं और एक दूसरे का हेल्प करके कमाते हैं, है कि नहीं? तो वहाँ पे वस्तु का उत्पादन करके लोग पैसा कमा रहे हैं, और यहाँ पे जो है एक दूसरे का जो है मदद करके, यानी कि संसाधन निर्माण करके भी क्या किया जा रहा है, पैसा कमाया जा रहा है, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? राष्ट्रीय आय कहेंगे। जिसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। तो आप लोग याद रखेंगे, किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। और यहाँ पे राष्ट्रीय आय का जो है दूसरा परिभाषा देखेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि देश भर में किसी देश में, यानी कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा, जितना हम लोग पैसा कमाएंगे एक साल के अंतर्गत, उसी को जो है कुल मात्रा को जो है राष्ट्रीय आय कहेंगे। उसी कुल मात्रा को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। तो आप लोग जैसा कि समझे कि हम लोग जो है कोई वस्तु का उत्पादन करेंगे और उसको जो है बेच देंगे, और उससे हम लोग को क्या होगा? मुनाफा होगा। तो वही क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय। और ये एक वर्ष के अंतर्गत होना चाहिए। फिर सेवाएं होना चाहिए। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसर फिशर के अनुसार राष्ट्रीय आय की जो है परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो देखिए, प्रोफेसर फिशर क्या कहे हैं कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वास्तविक जो है राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। जिसका जो है उस वर्ष के अंतर्गत
प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है? उपभोग किया जाता है। अब ये आप लोग जरा समझें कि उपभोग क्या होता है। यानी कि हम लोग जैसे कि मानते हैं यहाँ पे मैदा है, यहाँ पे क्या है? मैदा। और मैदा से हम लोग जो है बिस्किट बनाए। क्या बनाए? बिस्कुट। और ये बिस्कुट जब तक जो है बिक नहीं जाए, जब तक जो है बिक नहीं जाए, तब तक ये राष्ट्रीय आय में गणना इसकी नहीं की जाएगी। तब तक इसकी जो है राष्ट्रीय आय में गणना नहीं की जाएगी। कहने का मतलब ये मार्केट में ही जो है घूम रहा है, ये मार्केट में ही घूम रहा है। यदि ये बिस्किट जो है बिक जाएगा, उपभोग हो जाएगा, कोई व्यक्ति जो है खरीद लेगा, उसको जो है खा लेगा, तो यहाँ पे दो बात खत्म हो गया, यानी कि उपभोग हो गया। तो ये जो है राष्ट्रीय आय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय। कहने का मतलब वो बाजार में नहीं रहना चाहिए कोई वस्तु। यदि कोई वस्तु का निर्माण हुआ है तो उसका उपभोग हो जाना चाहिए। उसका उपभोग क्या हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बिकेगा तभी तो अगला को जो है फायदा होगा। ये बिकेगा तभी तो अगला को क्या होगा? फायदा होगा। अगर पढ़ाई रहेगा तो फिर कैसे फायदा होगा और कैसे जो है राष्ट्रीय आय निकलेगा? तो प्रोफेसर फिशर के अनुसार वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है, वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से जो है उपभोग किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है? उपभोग किया जाता है। और आप लोग एक पॉइंट देखेंगे यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये आप लोग याद रखेंगे। भारत में जो है राष्ट्रीय आय का आकलन जो कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO करता है। CSO करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। तो ये आप लोग देखें राष्ट्रीय आय के बारे में, तो राष्ट्रीय आय के बारे में आप लोग अपने अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो चलिए राष्ट्रीय आय में जो है हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय आय की धारणा। राष्ट्रीय आय की धारणा कि राष्ट्रीय आय का पता हम लोग किन किन तरीकों से जो है लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आय का आयाम, इसको जो है हम लोग आयाम भी कहेंगे। आयाम कहने का मतलब मेजर, यानी कि कैसे हम लोग जो है माप कर सकते हैं राष्ट्रीय आय की। तो देखिए राष्ट्रीय आय की जो धारणा है वो 3 धारणा के बारे में पढ़ना है हम लोग को। एक जो है सकल घरेलू उत्पाद, एक क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। वहीं दूसरा का बात करें तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, दूसरा का बात करें तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और तीसरा जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। तो ये तीनों जो है राष्ट्रीय आय के जो है आयाम है, यानी कि राष्ट्रीय आय की धारणा है। तो चलिए समझते हैं हम लोग सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में देखिए, किसी भी देश में दिए गए वर्ष में, किसी भी देश में दिए गए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसको आप तो समझिए ठीक से कि किसी भी देश में दिए गए वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। यानी कहने का अर्थ हो गया, जैसे यहाँ पे हम लोग जो है देश के सीमा के अंदर, यानी कि देश के अंदर जितना हम लोग जो है वस्तु और सेवा का, देश के अंदर जितना हम लोग जो है वस्तु और सेवा का जो है उत्पादन कर रहे हैं, वस्तु और सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। और ये देखिए, ये जो वस्तु होगी और सेवा होगी, ये जरूरी नहीं सिर्फ हमारे जो है देशवासियों की होंगी, देशवासियों की होगी। ये जरूरी नहीं है जो है हमारे देशवासियों की हुई, ये जो है विदेशी का भी हो सकती है। ये जो है विदेशी का भी जो है हो सकता है। ये जरूरी नहीं है जो देशवासी का ही हो। तो ये जो है देशवासी का भी हो और या विदेशी का भी जो है हो सकता है। तो यहाँ पे जो है देश के अंतर्गत जो भी, चाहे अपने देश के व्यक्ति हो या फिर बाहर के देश के व्यक्ति हो, वो यहाँ पे निवेश कर रहे हैं। यहाँ पे जो है 1 साल के अंतर्गत जो है क्या कर रहे हैं? वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। तो उसे क्या कहेंगे? सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? सकल घरेलू उत्पाद। कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग जो है 1 वर्ष के अंतर्गत, चाहे वो देश के अंदर हो, देशवासियों का बात करें, या फिर जो है विदेशी हो, दोनों मिलके यदि यहाँ पे जो है उत्पादन कर रहे हैं तो दोनों को क्या कहेंगे हम लोग? सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन यहाँ पे जो है यदि विदेशी जो है अपना प्रॉफिट निकाल रहा है, अपना जो पैसा निकाल रहा है, तो कहने का मतलब ऑटोमेटिक ये जो है
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है कम हो जाएगा, लेकिन हम लोग दिखाने के लिए जो है विदेशी का भी इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, विदेशी का भी ऐड करेंगे। वहीं हम लोग जो है दूसरा पॉइंट समझते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। सकल राष्ट्रीय उत्पादन तो कहने का मतलब देखिए, किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, एक वर्ष के अंतर्गत इसमें भी जो है जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं, कुल राष्ट्रीय आय कहते हैं। कुल राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ इस पे हमारा हक होगा, क्योंकि ये जो है राष्ट्र के अंतर्गत है। और यहाँ पे जो है विदेशी भी हो सकता है और देशवासी भी हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है और देशवासी भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे अब इसमें जो है, जैसे कि यहाँ पे विदेशी का भी रखा गया और देशी का भी रखा गया, देशवासी को भी रखा गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कोई व्यक्ति जो है यूएसए में कमा रहा है, कहाँ कमा रहा है, यूएसए में, तो उसका जो है वहाँ का आय जो है यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो जो काम कर रहा है अपने देशवासी यूएसए में काम कर रहा है, तो भारत में अगर पैसा ला रहा है तो उसका जो है राष्ट्रीय आय में जो है जोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहीं पे जो है जैसे कि ये विदेशी यहाँ पे अपना वस्तु निर्माण कर रहा था, लेकिन जो है अपना सारा पैसा निकाल लिए, तो क्या हो गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका कम जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हमारा व्यक्ति जो है विदेश में काम कर रहा है तो उसको इसमें जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे जो है विदेशी का जो है घटा देंगे। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। तो इसमें जो है कोई भी उत्पादन कर सकता है, और यहाँ पे जो है अपने देशवासी द्वारा जो है उत्पादित वस्तु या सेवा हो, या फिर अपना देश का व्यक्ति कोई दूसरा देश में जाके क्या कर रहा हो, कार्य कर रहा हो, तो उसको भी जो है आय को इसमें जोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है अपना देशवासी का ही सिर्फ होगा, विदेशी का यहाँ पे नहीं होगा। सिर्फ दिखाने के लिए होगा कि ये जो है देश के अंदर जो है अपना प्रोडक्ट जो है लॉन्च कर रहे हैं और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है समझ में आया होगा। तो आप लोग फिर से देखिए, सकल घरेलू उत्पाद कहने का मतलब देश के अंतर्गत एक वर्ष के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं का जो है कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, तो इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। वहीं सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें तो किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, कुल राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, कुल राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो आप लोग जो है इन दोनों पॉइंट को नोट करें। अगला जो हम लोग, चलिए तीसरा आयाम हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय आय का तीसरा आयाम हम लोग देखते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, तो देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है। तो देखिए उत्पादन के क्रम में किए गए खर्च को यदि हम लोग हटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन निकल जाएगा। तो देखिए कोई वस्तु यदि हम लोग उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें तो पूंजी लगेगा, फिर कर लगेगा, और कहीं बीमा कराएंगे तो बीमा भी लगेगा। तो ये सब को जो है यदि हम लोग हटा देंगे उत्पादन में से, तो जो बचता है, जो शेष बचेगा उसे क्या कहेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहेंगे। कहने का अर्थ हो गया, यदि कोई वस्तु का हम लोग जो है निर्माण कर रहे हैं, वस्तु कोई भी हो सकता है, जैसे भारी भरकम जो है हम लोग वस्तु लेते हैं यहाँ पे, जैसे पंखा का बात करें तो देखिए पंखा बनाने में इसमें जो है पूंजी लगा होगा, क्या लगा होगा, पूंजी। फिर जो है इसमें कर भी लगा होगा, क्या लगा होगा, कर यानी कि सरकार का टैक्स भी लगा होगा। फिर ये पंखा बनाने वाली जो है फैक्ट्री में इसका बीमा भी हुआ होगा, क्या होगा, इसका बीमा भी। तो यही सब चीज को जो है उत्पादन में से क्या करना है, घटा लेना है। उत्पादन में से क्या कर लेना है, घटा लेना है। तब जाके जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन निकलेगा। तब जाके क्या निकलेगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। यानी कि ये सब चीज को जो यदि हम सारा चीज को कटौती कर लें, यानी कि अपने मेहनत मजदूरी हर एक चीज को कटौती कर दें, और उत्पादन में जो किए गए जितने भी खर्च हैं इनको यदि घटा लें, तो क्या निकल जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय आय के धारणा यानी कि आयाम को समझे होंगे। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ से आप लोग देखें तीसरा के बारे में भी। चलिए अगला जो टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, भारत का जो पढ़ना है हम लोग का, भारत का राष्ट्रीय आय का जो है ऐतिहासिक प्रवेश। तो इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ते हैं कि भारत का क्या है राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक प्रवेश, कैसे जो है इसका डेवलपमेंट हुआ। तो चलिए इसमें पहला पॉइंट हम लोग जानते हैं, राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है सर्वप्रथम
दादा भाई नौरोजी, आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम जो है दादा भाई नौरोजी ने पता लगाया था, अनुमान लगाया था 1868 ईस्वी। और इन्होंने जो है अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय जो है, वार्षिक आय, वो 20 रुपया बताए थे। कितना रुपया बताए थे? 20 रुपया। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो दादा भाई नौरोजी जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो है अनुमान लगाए थे 1868 ईस्वी में। और उनकी पुस्तक का नाम आप लोग याद रखेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसमें जो इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताए थे। इन्होंने जो है 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताए थे दादा भाई नौरोजी। अगला जो पॉइंट रहेगा आज़ादी के बाद, अगला जो पॉइंट रहेगा आज़ादी के बाद 1949 में, आज़ादी के बाद 1949 में जो पीसी महानोबिस है, पीसी जो है महानोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति बनी। राष्ट्रीय आय समिति बनी, ये जो है आज़ादी के बाद। तो आप लोग याद रखेंगे पीसी महानोबिस के अध्यक्षता में जो है 1949 में राष्ट्रीय आय समिति बनी। राष्ट्रीय आय समिति बनी राष्ट्रीय आय की गणना के लिए। और वही तीसरा पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, डॉक्टर वी के आर भी राव ने जो है, इनके द्वारा जो है 1925 से 1929 के बीच भारत की राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रस्तुत किए गए, जो उस समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जो उस समय के लिए जो है आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर वी के आर भी राव के बारे में। और इन्होंने जो है 1925 से 1929 में जो है राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो है प्रस्तुत किए। चौथा जो देखेंगे आप लोग, राष्ट्रीय आय समिति। अब देखिए 1949 में जो है पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति तो बनी। और इस समिति ने 1951 में जो है रिपोर्ट भी दी। रिपोर्ट क्या दी? 1948 और 1949 के लिए इन्होंने रिपोर्ट दी। और भारत का जो है कुल राष्ट्रीय आय जो है 8,650 करोड़ रुपए। और प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये बताए, 246.9 रुपये बताई गई। तो आप लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 में हुई। और इन्होंने जो है 1948 से 1949 में एक रिपोर्ट में बताई कि राष्ट्रीय आय जो है भारत का 8,650 करोड़ रुपया और प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये बताई गई। अब जो देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर, CSO के बारे में, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसकी स्थापना जो हुई थी राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को इकट्ठा और प्रकाशित करने के लिए हुई थी। तो राष्ट्रीय आय का जो है आकलन करने के लिए जो है भारत में CSO है। CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। और यही जो है राष्ट्रीय आय के जो है आंकड़ा करता है, आंकड़ा निकालता है, इकट्ठा करता है और जो है प्रकाशित करता है। अगला जो पॉइंट हम लोग का रहेगा राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के बारे में, पर कैपिटा इनकम। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक रहेगा प्रति व्यक्ति आय के बारे में। देखिए प्रति व्यक्ति आय होता क्या है? यदि हम लोग क्या करेंगे राष्ट्रीय आय में, क्या करेंगे हम लोग राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो हम लोग का जो है प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। यानी कि कहने का अर्थ देश का जो है कुल आय, बटा देश की जो है जनसंख्या। तो आप लोग देखिए दूसरा पॉइंट जो है, यह राष्ट्रीय आय देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। और इसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या, यानी कि भाग देश की कुल जनसंख्या। देखिए प्रति व्यक्ति आय से जो है देश के लोगों की औसत आर्थिक स्थिति का पता लगता है कि उनका आर्थिक स्थिति जो है कैसा है, क्योंकि इनकम ही बताता है कि वो जो है राज्य या देश विकसित है
या फिर अविकसित हैं। तो भारत का यदि बात करें हम लोग, तो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय दोनों का स्तर जो है नीचा है। प्रति व्यक्ति आय से यह समझा जाता है कि देश के नागरिक का जीवन स्तर कैसा है, जीवन स्तर उसका कैसा है, और आर्थिक विकास किस दिशा में जो है हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है प्रति व्यक्ति आय से ही पता करते हैं कि जो व्यक्ति का, नागरिकों का जो है जीवन स्तर कैसा है, निम्न है कि उच्च है, और आर्थिक विकास किस दिशा में जा रहे हैं। चलिए अगला जो पॉइंट है, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में जानना है। तो हम लोग को जानना है भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में। तो देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। अन्य देश की तुलना में जो है भारत की राष्ट्रीय आय जो है काफ़ी कम है, और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत नीचे है, और प्रति व्यक्ति आय भी जो है बहुत नीचे हैं। देखिए, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार जो है बताया गया 2009 में एक डाटा लाया गया, रिपोर्ट लाया गया, जो कि 2007 में प्रति व्यक्ति आय जो है $950 बताया गया था। $950 बताया गया था। तो विश्व विकास रिपोर्ट ने 2007 में जो है प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? ₹950 बताया था। ये जो है पूरा वर्ल्ड लेवल में क्या करता है, सबका जो है प्रति व्यक्ति आय जांचता है, कितना लोग गरीबी में है। तो यही सब जो है विकास के आधार पे जांचने का काम करता है विश्व विकास रिपोर्ट। अगला पॉइंट में हम लोग देखेंगे विभिन्न देशों के प्रति व्यक्ति आय 2060 के डाटा के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अमेरिका का जो था $46,040 था, ये जो है डॉलर में दिया गया है। वहीं इंग्लैंड का जो है 42,740, और चाइना का जो देखेंगे चीन का, वो $2,360 था। वहीं बांग्लादेश का भारत से भी नीचा है, $870 था, जबकि भारत का कितना बताया गया? $950 भारत का बताया गया। तो ये था विभिन्न देशों के प्रति व्यक्ति आय जो कि डॉलर में बताया गया था। अपना भारत का भी है $950, जो कि ऊपर में ही बता दिया गया। चलिए अगला जो हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट देखिए, भारत की तुलना में अमेरिका, इंग्लैंड, चीन की प्रति व्यक्ति आय कहीं अधिक है, बहुत ज़्यादा है, और जबकि बांग्लादेश की जो आय है वो कम है। देखिए, भारत को जो है आंकना चाहिए वो अमेरिका से खुद को कंपेयर करना चाहिए, इंग्लैंड से और चाइना से, ना कि बांग्लादेश से और पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान का ये हालत है और हमारा ये हालत है, हम उससे अच्छे हैं। क्योंकि जो है देखिए, ये सब जो है डेवलपमेंट देश हैं, इन सभी जो है ज़्यादा विकास हुआ है, तभी जो है इन सब का जो है प्रति व्यक्ति आय अधिक है, जबकि भारत का जो है सबसे कम है। यानी कि एक डाटा के अनुसार देखिए, 1/48 $, यानी कि कहने का अर्थ होगा अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का 1/48वां भाग है। यानी कि अमेरिका जो है 1 नंबर पे है, तो भारत जो है कितना नंबर पे है? इंडिया वो 48 नंबर पे प्रति व्यक्ति आय के मामले में। इतना का गैप है, आप लोग समझ सकते हैं। इतना हम लोग का प्रति व्यक्ति आय कम है, इतना हम लोग जो है कम कमाते हैं। अगला जो पॉइंट देखिए, भारत में कम प्रति व्यक्ति आय के कारण, तो क्या क्या कारण हैं जिसके कारण भारत में जो है प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम है? तो देखिए, पहला जो पॉइंट है, भूमि पर जनसंख्या का बोझ लगातार बढ़ता गया है। देखिए, भूमि पर यदि जनसंख्या का बोझ लगातार बढ़ेगा, जनसंख्या का बोझ, तो उससे जो है गरीबी आएगी, और गरीबी आएंगी, बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न होंगी, जिसके कारण जो है बेरोजगार लोग रहेंगे, लोग गरीब रहेंगे, तो प्रति व्यक्ति आय ऑटोमेटिक जो है कम होगा। अगला जो पॉइंट है, आधुनिक युग में कृषि में हुए वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्र में हुए गुणात्मक विकास का लाभ सभी लोगों को नहीं मिल पाया, और जो मॉडर्न युग में जितने भी जो है विकास के कार्य हुए हैं वो कहीं ना कहीं जो है सभी लोगों को नहीं मिल पाया है। तो ये भी जो एक कारण है प्रति व्यक्ति आय की कमी के कारण। अगला जो है, छिपी हुई बेरोजगारी के कारण भी जो है प्रति व्यक्ति आय कम बनी रहती है। छिपी हुई बेरोजगारी के कारण भी जो है प्रति व्यक्ति आय में जो है कमी होती है, और भारत में जो है छिपी हुई बेरोजगारी भी पाई जाती है कि एक ही काम में जो है अनेक लोग लगे हुए होते हैं, ठीक नहीं, और सबको लगता है कि काम हो रहा है, लेकिन वहाँ से जो है आमदनी जो है उतना नहीं हो पाता है जिससे जो है एक फैमिली अच्छे तरीके से चल सके। तो ये सब जो है कारण है। अगला देखेंगे, गरीबी और बेरोजगारी। अगला किसके बारे में देखेंगे? गरीबी और बेरोजगारी। तो देखिए, बेरोजगारी और गरीबी की समस्या के कारण देश की प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचे बना रहता है, नीचे बना रहता है। तो गरीबी और
जो है बेरोजगारी के समस्या के कारण जो है देश के प्रति व्यक्ति आय का स्तर जो है नीचे बना रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी के कारण लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, लोग जो है नया नया चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो लोग इसके कारण जो है बेरोजगार हैं और वो जो है गरीब हैं। वो क्या है? गरीब हैं। और गरीबी की समस्या के कारण जो है प्रति व्यक्ति आय लोग नहीं कमाएगा, लोग गरीब रहेगा तो प्रति व्यक्ति आय का स्तर जो है नीचा ही रहेगा। फिर देखिए कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाकर, कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाकर और कृषि उद्योग, कृषि से संबंधित उद्योग लगा के बेरोजगारी उन्मूलन, बेरोजगारी से जो है निजात पा के, यानी कि हम लोग काम धंधा करके और नए नए तरीकों को अपना के और ग्रामीण विकास में सुधार किया जा सकता है, और ग्रामीण विकास में जो है सुधार किया जा सकता है। देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे आप लोग, राष्ट्रीय आय की गणना। क्या देखेंगे आप लोग? राष्ट्रीय आय की। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना जो आप लोग देखेंगे तो इसमें कुछ पॉइंट्स पहले पढ़ लेंगे हम लोग। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों की प्राप्ति का परिणाम है। व्यक्ति का जो उत्पादन होता है वो विभिन्न साधनों के की प्राप्ति का परिणाम है। विभिन्न साधन कहने का मतलब साधन आप लोग पढ़े होंगे, पूंजी लगता है, भूमि लगता है, श्रम लगता है, उद्यम, तो ये सब साहस, ये सभी के कारण जो है वस्तु का उत्पादन हो पाता है और सेवा का उत्पादन हो पाता है। फिर आप लोग देखिए उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए गए साधनों का मूल्य ब्याज लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है। और जितने भी जो उत्पादन की प्रक्रिया होती है, उपयोग किए जाते हैं साधन, वो मूल्य में और ब्याज में के लाभ में जो है आय की प्राप्ति होती है। देखिए यदि कोई संचालक हो, आप लोग पढ़े होंगे, तो संचालक को जो है कोई भी चीज़ का संचालक हो तो उसको जो है वेतन के रूप में पैसा वो पेमेंट करेगा। यानी कि पैसा सब कमा रहा है लेकिन सब जो है अलग अलग तरीके का कहलाएगा, अलग अलग नामों से बुलाया जाएगा। और अगला पॉइंट आप लोग देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना के प्रमुख तरीके। तो राष्ट्रीय आय की गणना के प्रमुख कौन कौन से तरीके हैं, तो ये आप लोग देखेंगे। तो पहला जो है उत्पादन विधि। पहला क्या है? उत्पादन विधि। तो इसमें क्या होता है, तो देखिए पहला जो है उत्पादन विधि। देखिए उत्पादन विधि में क्या होता है, इसमें देश में एक साल में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ दिया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जो है जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब एक वर्ष में, 1 ईयर में जितनी वस्तु का जो है या सेवा का उत्पादन होता है उसके मूल्य को जोड़ दिया जाता है, तो ये कहलाता है उत्पादन विधि। ये क्या कहलाता है? उत्पादन विधि। वहीं दूसरा जो हम लोग देखेंगे आय विधि। इसमें क्या होता है, इसमें देश के नागरिकों को मिलाने, ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें देश के नागरिकों को मिलने वाली कुल आय को जोड़ा जाता है। तो देश के नागरिकों के आय के आधार पर जो है गणना की जाती है, तब वो आय विधि कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? आय विधि। यदि व्यक्तियों के आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है कि कितना कमाते हैं, तो उसे कहते हैं इनकम मेथड। क्या कहते हैं? इनकम मेथड। अगला जो तीसरा देखेंगे विधि, वो है व्यय विधि। वो क्या है? व्यय विधि। तो देखिए इसमें देश में वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए खर्च को जोड़ दिया जाता है। तो वस्तु पे जो है जितना वस्तु को निर्माण में या सेवा को बनाने में जितना रुपया लगा है, जितना खर्च हुआ है, उस सब को जो है जोड़ दिया जाएगा वस्तु पे, तो वो व्यय विधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो व्यय विधि। वही चौथा देखेंगे आप लोग मूल्य योग विधि। क्या देखेंगे? मूल्य योग विधि। इसमें जो है सभी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। तो जितना वस्तु का जो है उत्पादन होता है, वस्तु के मूल्य का, उन सभी को जो है जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं? मूल्य योग विधि। यानी कि मूल्य को जो है जोड़ दिया जाता है, जितना वस्तु के उत्पादन में और सेवा के उत्पादन में लगा है उन सभी मूल्य को यदि जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? वो मूल्य योग्य विधि कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? मूल्य योग्य विधि। यानी कि जो है अगला देखेंगे व्यवसायिक गणना विधि। अगला क्या देखेंगे आप लोग? व्यवसायिक गणना विधि। तो देखिए व्यवसायिक गणना विधि में क्या देखेंगे आप लोग कि इसमें विभिन्न व्यवसायों के आधार पर आय की गणना की जाती है। विभिन्न व्यवसायों के आधार पर जो है आय की गणना की जाती है। यानी कि यदि व्यवसाय के संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे व्यवसायिक गणना विधि कहते हैं। और आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय आय की गणना में 5 तरीके के बारे में हम लोग पढ़े। कितने तरीके के बारे में पढ़े हम लोग?
5 तरीकों के बारे में, और आर्थिक दृष्टि से अर्थशास्त्री में उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि को जो है वैज्ञानिक बनाया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे, उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो इसके आधार पर जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और अगला पॉइंट आप लोग देखते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या कठिनाई होती है गणना करने में। तो पहला जो कठिनाई होती है, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई होती है। आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, देखिए देश के सभी लोगों की आय और उत्पादन के आंकड़े इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। इकट्ठा करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण जो है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई आ जाती है। और कहने का मतलब पूरे देश के लोगों की आय को हम जो है उत्पादन के रूप में या उसकी उत्पादन के रूप में या फिर उसकी आय के रूप में आंकते हैं। या तो वस्तु के उत्पादन के रूप में देखेंगे या फिर उसकी आय के रूप में देखते हैं। और इन आंकड़ों को एकत्र करने में जो है अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आ जाती हैं। कभी कभी जो होते हैं ये सही डाटा जो है उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसके कारण जो है राष्ट्र के विकास की स्थिति जो है सही से उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती है। राष्ट्र की स्थिति का जो है पता नहीं लग पाता है। दूसरा जो देखेंगे गणना करने में जो है परेशानी होती है, वो दोहरी गणना की संभावना होती है। दोहरी गणना की संभावना, तो देखिए एक ही वस्तु या सेवा की गिनती 2 बार हो सकती है। एक ही वस्तु या सेवा की गिनती जो है 2 बार भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब पूरे देश के लोगों के उत्पादन अथवा आय के आंकड़ों को एकत्र करना सहज नहीं है। और भौगोलिक और मानवीय संसाधनों की संरचना ऐसी होती है कि कभी कभी एक ही आय का उत्पादन 2 स्थान पर अंकित कर दिया जाता है। इसके कारण जो है वास्तविक आय से अधिक आय दिखने लगती है। यानी कि जो है रियल आय जितना होता है उससे ज़्यादा जो है आय वो दिखने लगता है, उससे ज़्यादा आय जो है दिखने लगता है। इसके कारण भी जो है दिक्कत हो जाता है। तीसरा जो देख लो, मूल्य के मापने में कठिनाई। मूल्य के मापने में कठिनाई, तो देखिए बाजार में एक ही वस्तु की कीमत अलग अलग होती है। एक ही वस्तु की कीमत जो है अलग अलग होती है, जगहों पर अलग हो सकती है, जिससे सही मूल्य निकालना संभव हो जाता है। और वस्तु निर्माण से देखिए वस्तु के निर्माण से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने में कई खर्चों के साथ गुजरना पड़ता है, जैसे कि परिवहन खर्च हो गया, विज्ञापन में खर्च हो गया, ये सब जो है जुड़ जाती है, जिससे अंतिम मूल्य जो है ऑटोमेटिक जो है बढ़ जाती है। इनकी फैक्ट्री से जो है वो चला 5 रुपया में, लेकिन उसमें जो है मानते हैं कि 1 रुपया क्या लग गया, परिवहन खर्च भी लग गया, और कुछ पैसा जो है वो विज्ञापन में भी लग गया। और भी अन्य मुनाफा लिए होंगे बाजार के लोग सब, जो कि होलसेलर वाले होंगे, एजेंसी वाले होंगे और खुदरा विक्रेता होंगे। यानी कि बढ़ते बढ़ते जो है मूल्य जो है बढ़ जाता है। और कहने का मतलब वस्तु का 5 से जो है 10 रुपया हो जाता है। क्या हो जाता है, 5 रुपया से 10 रुपया, यानी कि डबल में बिकता है। यानी कि वही आप लोग जो है सेब का मूल्य देखेंगे जहाँ पे ये उगता है कश्मीर में, तो वहाँ पे 20-30 रुपया किलो होगा। जैसे यहाँ पे आम बिकता है 20-15 रुपया में, यहीं पे आते आते कैसे 150 हो जाता है, 200 रुपये किलो हो जाता है। तो यही सब परेशानी होता है। अगला जो देखेंगे आप लोग, चीनी का मूल्य कारखाने में थोक विक्रेता। तो चीनी का बात करें तो चीनी का कारखाने में थोक विक्रेता और खुदरा तीनों जगह अलग अलग होता है। तो जो कारखाना में मूल्य होगा वो बेचेगा थोक विक्रेता को, फिर थोक विक्रेता भी जो है प्रॉफिट लेगा, फिर वो खुदरा विक्रेता को देगा, और खुदरा विक्रेता भी जो है प्रॉफिट लेके वो उपभोक्ता को देगा, जो लास्ट प्रोसेस होगा उसको देगा। तो इसके कारण भी जो है मूल्य में वृद्धि हो जाती है। अगर इन सब का सही हिसाब न रखा जाए तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है गलत हो सकती है। और इन कठिनाई को ध्यान में रखते हुए भी राष्ट्रीय आय का जो है गणना संभव है, सही गणना जो है संभव है। तो लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान। विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का जो है योगदान देखते हैं। लास्ट पॉइंट देखिए जो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी भी देश की समृद्धि गरीबी का पता वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय से चलता है। लोग कितना कमाते हैं इससे जो है वहाँ की समृद्धि का पता लगेगा और वहाँ की गरीबी का पता लगेगा। और राष्ट्र के विकास के लिए लोगों की उत्पादकता और आय बढ़ाना जरूरी है। उत्पादकता और आय बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अनेक तरीके से जो है विकास की योजनाएं बनानी पड़ेगी। और विकास जिसका जो है राष्ट्र के संसाधनों को क्षमता बढ़ाकर
अधिक आय प्राप्त करना होगा। और इसमें हम लोग को ऐड करना होगा शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इस समय जो है हमें पूंजी निवेश करना होगा, जिसके कारण जो है रोजगार बढ़ेगा। रोजगार क्या होगा? बढ़ेगा। और देश का जो है ऑटोमेटिक जो है विकास होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, जिसके कारण जो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा। तो ये था हम लोग का इकोनॉमिक्स का, ये था हम लोग का इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड का। ये था हम लोग का इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड का। जितना भी बुक का पॉइंट सब था सबको हम लोग पढ़ लिए हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा?